नमस्कार साथियों, 11:22 पर ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के फेसबुक लाइव में और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल पर बाद में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लें। आज साथियों बहुत अहम दो बिल हैं। हमारी ये सीरीज 26 तारीख से स्टार्ट हुई, 26 मार्च से, और 1 जून तक चलेगी। हमेशा 2, 3 या 4 बिल, छोटे हैं तो 4 बिल लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं और शेडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं। यानी मायना यह है कि सरकार के द्वारा किए गए पिछले 5 सालों के अंदर जो भी बिल जनहित में क्या था उसमें, या कॉरपोरेट के हित में क्या था, या हमारे आम लोगों के किस काम का बिल था, इसके ऊपर हम चिंतन मंथन करते हैं। आज साथियों एक बहुत ही अहम बिल है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022। जन विश्वास का ये जो बिल है वो 11 मिनिस्ट्री जो है, भारत सरकार की 11 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो हैं, उनके अंदर 42 एक्ट बने हुए हैं। उन एक्ट में से 183 जो प्रावधान थे उनको अपराध मुक्त किया गया। यानी किसी के अंदर एक गलती करने के ऊपर ये अपराध था कि पेनल्टी भी थी और सजा भी थी, दोनों भी थी, या उनमें से एक हो, या सिर्फ पेनल्टी थी या सजा थी सिर्फ। तो इनमें से इन्होंने ये किया कि पेनल्टी, किसी में पेनल्टी रखा और सजा को माफ कर दिया। ज्यादातर तो ये किया कि सजा माफ कर दी, क्राइम तो था उसको जेल नहीं भेजने का प्रावधान इसमें कर दिया। और पेनल्टी के मामले में भी कुछ छूट दे दी, कईयों के अंदर पेनल्टी भी जो है वो कम कर दी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जन विश्वास में ये किसके लिए किया गया? जनता की कोई गलतियों का ऊपर नहीं किया गया। ये कितना बड़ा एक नाम के भ्रम देखो आप, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 22। जनता की कोई गलती है छोटी मोटी तो उसको माफ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं था उसमें। ये जितने भी डिपार्टमेंट थे जिसके अंदर 42 एक्ट थे, 183 प्रावधान थे, उनमें कंपनियों की जो गलतियां हैं, और मोटा मोटा ये जो है आपका फार्मासा यानी स्वास्थ्य विभाग के अंदर कई तरह की दवाई रिएक्शन कर जाती थी तो उन कंपनियों के विरुद्ध में सजाएं थी। कई तरह के ऐसे मेडिकल जो थी वो बेकार की मेडिकल होती थी, उसके ऊपर कोई कोस्ट चलता था, उसके ऊपर पेनल्टी थी। तो ज्यादातर तो इसमें 19 विभागों में मेडिकल की 183 जो प्रावधान है मेडिकल को माफ करने के लिए का ज्यादातर थे। और कई टैक्स वगैरह जो है वो तो मतलब ये है कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन लोगों को छूट थी। जन विश्वास का यूं मतलब होता है कि पूरी जनता के लिए कोई काम किया हो इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। 183 प्रावधान जो किए वो गलती करता है। गलती कौन करता है? गरीब आदमी तो काम करता है, उसमें काहे की गलती होती है? उसकी तो सजा उस टाइम ही मिल जाती है, उसको तो जो पैसे कटते हैं तो उस टाइम ही हाथों हाथ फैसला होता है ना जनता का। तो जो लोग सरकार के साथ डीलिंग करते हैं उनसे गलती है, या जो कंपनियां कुछ गलतियां करती है उनकी गलतियां हैं, उनको माफ करने के लिए इस मोदी सरकार ने जन विश्वास का बिल लाया। पूरी दुनिया ने तालियां पीटी, हमने भी कहा देखो हमने ये बिल लाया था जन विश्वास। तो आप लोगों को ये सोचना है कि ये बिल किन के काम का है और ये सरकार किन के लिए काम कर रही है। तो जन विश्वास का जो बिल था उस बिल को अंदर हम ये कह सकते हैं कि 183 जो प्रावधान जो अपराध मुक्त किए गए, जेल नहीं भेजे, वो जेल नहीं जा रहे हैं जो कंपनी के लोग थे वो, या वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी के साथ में डीलिंग की है, उनको माफ करने के लिए ये बिल है। इसको आपको पढ़ना चाहिए कि जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2022। आप आम आदमी, हमारी शेडो कैबिनेट इस बात पे पूरा ध्यान रखती है। ये पूरा बिल का जो खाका है वो हमने निकाला है, पिछले 10 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और हमने सोचा कि चुनाव के टाइम लोगों को ये बताएं कि सरकार ने क्या क्या हमारे लिए किया है। अब मैं एक बहुत ही बड़े अहम बिल के ऊपर जा रहा हूं और वो ऐसा बिल है जो हर गरीब को टच करेगा, वो हर गांव वाले को टच करेगा। वो बिल है द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2023। ये बिल आपका 25 जुलाई 23 को लोकसभा से पास हुआ और 1 अगस्त 23 को लोग यहां हुआ और इसको राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए हैं। ये गांव वालों का बहुत बड़ा उस तरीके से आपको प्रॉब्लम में खड़ी कर सकता है जिसके लिए आपको ध्यान रखें। यानी
MSCSC जो बिल है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल है, ये क्या, इसका थोड़ा मैं वर्णन कर दूं। हिंदुस्तान भर में 1622 मल्टी स्टेट है, जैसे अमूल है, इप्को है, क्रिप्को है, इस टाइप की बहुत बड़ी कंपनियां, जिसमें 752 तो महाराष्ट्र में अकेले में ही है, बाकी यूपी वगैरह गन्ने की, दूसरे की, ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मल्टी स्टेट का मतलब है सारे हिंदुस्तान के सारे स्टेट में काम करने वाली जो कंपनी है उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा गया। इसके अंदर एक नया विभाग खोला इस मोदी सरकार ने, अमित शाह को उसका मंत्री बनाया, और अमित शाह ने ये बिल्कुल इस तरीके के बिल बनाए हैं 3, जिसको आपको समझना जरूर। किसानों ने हड़ताल की, 3 बिल लाए। किसानों के जो बिल थे वो कंपनी एक्ट के तहत थे, जो LLB किए हुए हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि वो कंपनी एक्ट के तहत थे। और ये जो बिल है, ये बिल है कोऑपरेटिव एक्ट के तहत है, और कोऑपरेटिव की कौन सा, सेंटर का कोऑपरेटिव एक्ट। अब अमित शाह ने एक ऐसा अमूल पैटर्न पर इस तरह का एक 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है। तीनों के 3 बिल वो थे, 3 सोसाइटीज थी, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा और आप इसको समझना। और इस कानून के अंदर ऐसा रद्दोबदल किया, ऐसा फेर किया कि आम आदमी गांव का इनकी मुट्ठी में हो जाए, उसकी चोटी इसके हाथ में हो जाए। यानी सरकार का गांव का आदमी पंचायत से नहीं जुड़ेगा, सरपंच वगैरह ये भी इधर इसमें लॉप्स हो जाएंगे। पंचायत में जुड़ने के बाद में सीधा सेंटर गवर्नमेंट से जुड़ेगा, सेंटर से कोऑपरेटिव का जो भी कंसेप्ट है वो आएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर एक तो CSC सेंटर खुलेंगे, 8.5 लाख सेंटर खुलेंगे, करीब 6-7 लाख के बीच में हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 6.5 लाख, तो 8.5 लाख जो हैं सेंटर खुलेंगे, या लगभग एक ग्राम पंचायत या बड़े है तो किसी 2 भी होगी, वहां CSC सेंटर खुलेंगे। उनमें 300 तरह की फैसिलिटीज दी जाएगी, और 27 तरह की जो है इसमें आपको जो है सेवाएं दी जाएगी, जैसे खाद की, बीज की, ये सारा सेवाएं जो है आपको यहाँ पे हो जाए। अभी तक क्या होता कि राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और अब ये सेंटर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से देख करके, और ये इनका सोसाइटी नाम इनका पैक्स नाम है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से खुलेंगे। 8.5 लाख पैक्स खुलेंगे, सबके डेटा कलेक्ट हो चुके हैं। करीब करीब इन्होंने 2024 तक 3.5 लाख खोलने का था, तो 63,000 तो पहले राउंड में ही खोल दी है। और पैक्स आप अब थोड़े दिनों बाद में भी आज ध्यान रखना कि 2024 के चुनाव हो गए और ये सरकार वापस आएगी, तो हाथों हाथ आपके गांव में ये पैक्स के नाम से खुल जाएगा। तो इन्होंने क्या है कि पैक्स इसलिए खोला है कि किसान का अनाज कलेक्शन कैसे किया जाए, इसके लिए एक तो FPO बनाए थे पहले, तो FPO वालों को कहा कि आप इनके पैक्स के साथ मिल जाओ, मेरे साथ आ जाओ। FPO जो था वो भी कोऑपरेटिव के तहत है कि वो राज्य की सोसाइटी के तहत था। एक FPC था जो कंपनी एक्ट के तहत है। FPC, FPO और पैक्स, ये तीनों मिलकर के और किसान का अनाज कलेक्शन करेंगे, और उस अलग कलेक्ट करके और गोदाम में भरेंगे। गोदाम में भरने के बाद में वो जो है उसमें होगा, तो इसलिए इन्होंने 3 खोला। एक एक्सपोर्ट के लिए खोली। अब एक्सपोर्ट में किसान कहां आता, लेकिन इन्होंने ढिंडोरा पीटा कि किसानों के लिए हमने ये 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव खोल दी। अरे भाई, वहां एक्सपोर्ट करेगा क्या किसान? कोई मतलब नहीं। जन विश्वास में जनता है ही नहीं, लेकिन विश्वास किसका करना, कि कोऑपरेटिव का करना या उनके अंदर कंपनी का करना। यहां पे वो एक्सपोर्ट की खोल दी, एक बीज की खोल दी। अब किसान बीज पैदा करेगा तो किसान को कोई थैली में पैक करेगा नहीं, या किसान बेचने के लिए जाएगा नहीं, उससे तो अनाज लेने के लिए पैक्स खोल दिया, FPO खोल दिया कि आप वो खेत से ही माल ले लेंगे, मंडी साइड में पड़ी रह जाएगी। अब आपका ये पैक्स आपके खेत में आएगा, आपसे अनाज लेकर के उसका बीज की पैकिंग करके भारत नाम से बीज बेचा जाएगा। ये कानून में बन चुका है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने कम से कम हिंदुस्तान भर में 25 मीटिंगें कर ली है, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो मेरा YouTube चैनल है उस पे आप जाओ, 2 सेशन हमने 2-2 घंटे के किए हैं। उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग जो कोऑपरेटिव के लिए कंपनियों के वकील, और उसमें मैंने जोड़े और उनके बीच में डिस्कशन किया, और इस तरीके से जो चीज आई है उसको आप जब तक नहीं समझोगे, ये पैक्स आपके खेत से अनाज लेकर के थैली में पैक करके बीज के रूप में बेचेंगे वापस किसानों को। ये पैक्स आपके माल को इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करेंगे, इनके कॉर्पोरेट वाले करेंगे।
तीसरी इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक जो है खेती जो किसान करेंगे उनको कलेक्शन करेंगे, यानी जो एक्सपोर्ट होगा वो ऑर्गेनिक माल होगा, क्योंकि दुनिया के लोग कचरा नहीं खाते। भारत के लोग खाते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड खा लेंगे या कुछ भी खा लेंगे, लेकिन दुनिया के लोग कचरा नहीं खाते। उन्होंने कहा कि यदि आप ऑर्गेनिक खेती करो, नेचुरल खेती करो, तो हम आपसे माल ले लेंगे। तो किसानों को कहा आप ऑर्गेनिक करो। जैसे आपका दूध कलेक्शन कर रहा अमूल 80 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, आपको कितना नफा, आपका फैट और एसएनएफ के नाम पे आपको 2 रुपए मिल जाते हैं, आप तालियां पीटते हो। आपको पता ही नहीं लगता है कि अमूल डेयरी ने 59,000 करोड़ का जो उसका टर्नओवर है, उसके अंदर आम किसान को क्या मिला, आम दूध वाले को कुछ नहीं मिला। इसी पैटर्न पे खेती को अमूल की तरह कब्जे करने के लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव आई है। ये लगभग कई जगह मध्य प्रदेश के 60-70% गांवों में खुल गई। राजस्थान में पहले गहलोत गवर्नमेंट थी, इसलिए थोड़ा मामला स्लो था। अब ये भजनलाल जी आए हैं तो ये आपका चुनाव होने के बाद में गांव गांव ये पैक्स खुल जाएंगे। आपका जो भी अनाज है इसको कलेक्शन करने, मंडी के अंदर कोई माल वो लेंगे जो ऑर्गेनिक है। आपका ऑर्गेनिक पैदा करो तो ये आपसे ले लेंगे पैकिंग करके आपको। दूसरा, बीज के लिए आपको कह देंगे कि ये बीज तैयार करो, आपको देंगे बीज और आपको पैदा करके आपके टर्म्स और कंडीशन में आपको ठेका दे देंगे। ये पैकिंग करेंगे, बेचेंगे, करेंगे और वापस अपना ही बीज अपने को ही देंगे। तीसरा, एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब तीनों में किसान कहां है? किसान का काम तो सिर्फ खेती करना, ऑर्गेनिक पैदा करे, चाहे बीज का है तो उसको मतलब नहीं। मुद्दे की बात यह अब क्या है कि बीज का गोरख धंधे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अब ये मैं जो चीजें कह रहा हूं ना, ये आप थोड़े से गूगल में जाओ। पीपीवी एंड एफआर एक एक्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज ऑफ फार्मर राइट, यानी किसान को कुछ अधिकार दिए गए हैं भारत सरकार के अंदर। पहले की जो सरकारें थी उन्होंने दिया, इंदिरा के टाइम का ये है। अब उसके अंदर यह कहा था कि किसान अपने बीज को रख सकता है, पहले वैसे नहीं रख सकते, आप बेच नहीं सकते। किसान अपने खुद के काम के लिए बीज रख सकता है, यह आपको छूट है। आप अपने सगे भाई को भी नहीं दे सकते, आप अपने रिश्तेदार पड़ोसी को ये दे रहे हैं तो ये अपने गफलत में दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बीज है वो यूं ही ले जाता जैसे अनाज ले जा रहा, जैसे फिर बो देता है, लेकिन बीज नहीं बेच सकते। बीज बेचने के लिए यदि आप थैली में पैक करके, पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके, वैल्यू एड करके बेचते हैं तो आप सजा पाएंगे। आप किसी बोरी के कट्टे में डाल के, मुंह बांध के डोरे से और किसी को आप थैले में बीज पकड़ा सकते हो, ये ऐसा आपको किसान को अधिकार है। एक बहुत बड़ी घटना इस देश के अंदर है कि किसान को अपना बीज पैदा किया हुआ पड़ोसी को देने का अधिकार नहीं है। आपकी चीज पैदा की हुई चीज है, उसको बेचने का नहीं है। ये पीपीवी एंड एफआर और इनके जितने कानून है भारत सरकार के, उनको सबको आप उठा के देख लेना। ये क्या क्या धंधे हुए हैं इस देश के अंदर। चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई, किसान को मारने के अंदर किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने तो झटके से मारा और बाकी ने हलाल किया। बात इतना सही है। इसलिए किसानों को, हमारा जो सेशन चलता है वो इस बात को लेकर के हम लोग चलते हैं कि वाकई ही एक इस ग्रुप के साथ में जो लाइफ लाइन है, जिंदगी बचाता है दुनिया की, उस ग्रुप के साथ में जिस तरीके का धोखा हुआ है वैसा किसी के साथ नहीं हुआ। एमएसपी नाम की चिड़िया नहीं, एमआरपी उनको मिलेगी। बैंक के अंदर हमारी एक्सेस बड़ी कमजोर है, उनको मिलेगी। ये सारी बातें करने के बाद में आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूर आप शेयर करें कि नहीं करें, ये मैं 1 तारीख तक बोलूंगा, इसी तरह से बकता रहूंगा इन बिलों के बारे में। लेकिन आप इन चीजों को गहराई से सोचें। और मैंने बड़े मेहनत करके इस राजनीति का हिस्सा बनने के बाद में मुझे लगा कि यह बिल्कुल गोरख धंधा है। किसी को बेवकूफ बनाने का एक बिजनेस है या लूट का एक दुकान खोलनी है, वो मैंने खोल के देखी, उसमें मेरा माल बिका नहीं, जमान जब्त होकर मैं मेरे घर आकर के मेरा काम करने लग गया। मेरी नौकरी चल रही थी अच्छी खासी, 1 लाख रुपया, गाड़ी घोड़े बंगले मेरे पास सारे सब कुछ सरकार के दिए हुए थे। लेकिन मैंने 1.5 साल की सर्विस छोड़ के हम बड़े जोश में आए देश बदलने के लिए। फैक्ट यह है कि हम कुछ नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि लोग उस इंटेंसिटी में, उस माइंडसेट से सोचते ही नहीं है। अजीब अजीब तरीके वोट देने के तरीके हैं। इस सरकार ने जो व्यवस्था खड़ी की है वो एक तरह से यूं समझो कि कोलैप्स करने के लिए की है। और आप यदि इन ढांचे को नहीं सुधर पाए, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो मैं मिशन लेकर के पूरे इंडिया में घूमा हूं। चंडीगढ़ यहां पे जो मेरिट की यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहां करीब 1000-2000 लोगों ने मुझे सुना और मैंने उनको सारी बात बताई। यहां गंगानगर के साउथसर में मैं गया हूं, गांव गांव में गया हूं, हर वीडियो मैंने किया। और मेरे चैनल पे जाके आप देखोगे
देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फंडा है ना, वो आपकी ग्राम पंचायतें खत्म करेगा, ग्राम पंचायतों के पावर को छीनेगा, आपके अनाज को कलेक्ट करके कब्जे में लेगा। इस अमित शाह की ये दुकान जो है वो इस तरीके से चलेगी कि आप देखते रह जाओगे। इन शब्दों को आप, मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, हो सकता है उड़ा दे ये फेसबुक वाले, वो अलग बात है, लेकिन आप याद रखना इन बातों को कि ये जो जिस तरीके से इन्होंने कीलें ठोक के बांधा है हमें, वो इतना खतरनाक बांधा है कि मैं एक चैनल को सुन रहा था कि ये एक बीजेपी का एटीएम है, तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एटीएम कैसे होती है। गुजरात का एक मॉडल है जहां पे ये पूरी कोऑपरेटिव का सेटअप है। वहां किसी से वोट लेने हो तो उनके खाते में आप डायरेक्ट उसके नफे के नाम से भेज दो आपको टोन। यहां बांटने पड़ते हैं पैसे, आप किसी को दो, फिर वो आगे बांटता है राजनीति में, फिर उसमें से कुछ रख लेता है। वहां बिल्कुल क्लियर कट एक ऑनलाइन सिस्टम है कि हम आपको ये देंगे, आप हमें ही दोगे। आपका ये नोटबंदी हुआ, आपने देखा कि ये कोऑपरेटिव के मार्फत तो उसने सारा ही पैसा 2 नंबर का 1 नंबर कर लिया था इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ये जो कोऑपरेटिव का पहले किसानों का जो था वो कंपनी एक्ट के तहत था और ये कोऑपरेटिव के तहत है। कोऑपरेटिव का मतलब चुनाव। अच्छा, दूसरा क्या है कि राज्य सरकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैंने कईयों को कहा तो मानने को तैयार नहीं लोग। राज्य सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी को खत्म करने का जो जरिया इन्होंने इस कानून में जो लिखा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, 23 में बना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 23 का जो बिल है, इसके अंदर इन्होंने एक प्रावधान किया है कि 2/3 राज्य की सोसाइटी के लोग प्रस्ताव पारित करके यदि इस पैक्स में आना चाहे, मेरे वाली अमित शाह वाली दुकान में, इस सेंटर वाली कोऑपरेटिव में, तो कभी भी आ सकते हैं। वो क्यों आ सकते हैं कि यहां 300 तरह की सेवाएं मिलेगी। यो इसलिए आ सकते हैं कि इनको लोन मिलेगा, वो इसलिए आ सकते हैं कि इनके पास फंड होगा। अब जीएसटी के मार्फत पैसा तो सेंटर के पास में, आपकी राज्य की सोसाइटी ने तो खाद बेच पाएगी, ने बीज बेच पाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी टोटल खत्म होगी। ये छोटे मोटे जो लोन मिल रहे हैं आपको, ये खत्म होंगे। और इस स्थिति में ये होगा कि आपका लिंक सीधा दिल्ली से हो गया। पंचायत के पास जितने काम है उनके सीएससी सेंटर में जो 300 है ना, उनमें से ज्यादातर काम पंचायत के इनको दे दिया सीएससी सेंटर को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में चलेगा। यानी सरपंच साहब का ढांचा भी ठप, राजस्थान सरकार की कोऑपरेटिव का ढांचा भी ठप। और इस तरह के बिल के अंदर प्रावधान है, और एक ईडी टाइप का एक प्रावधान कर दिया कि जो कोई गड़बड़ करेगा उसके अंदर ये हम लोकपाल लगा देंगे। तो ऐसे ये पीछे पटके हुए हैं ना, तो राज्य सरकार की जितनी भी ये सोसाइटीज है उनके ऊपर ये ईडी की पूंछ लगा देंगे। इसलिए ये ऐसे ठंडे बस्ते में बंधेंगे कि हाथ जोड़ करके चुपचाप इनकी अमित शाह वाली सोसाइटी के पीछे आ जाएंगे पैक्स में, साहब मुझे भी पैक्स का मेंबर बनाओ, मुझे भी पैक्स का मेंबर बनाओ। और ये काफी कुछ हिंदुस्तान के लगभग हो चुका है। एमपी में तो 80% हो गया कवर, राजस्थान में 15-20% ही हुआ। इसलिए आप लोगों को, राजस्थान के लोगों को कम पता है। बाकी कई स्टेट के अंदर इन्होंने अच्छा सा कवर कर दिया जहां इनकी गवर्नमेंट है, इनके कोऑपरेटिव के लोग हैं। अब रहा सवाल कि भाई पंचायत निष्क्रिय हो गई, राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटी निष्क्रिय हो गई, एक्सपोर्ट होने वाले आदमी हैं तो हमारे किसान है नहीं। बीज के धंधे के अंदर भी हम किसान का क्या करें, कोई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वहां पे भी आप नहीं हो। सिर्फ आपको ऑर्गेनिक खेती पैदा करनी है। ऑर्गेनिक के अंदर गंगा के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर इन्होंने एक बेल्ट बना दी, यहां ऑर्गेनिक होगी। वो इन्होंने क्लस्टर बना करके लोगों को दे दिया, यानी कोऑपरेटिव के लिए। अब आप ऑर्गेनिक नहीं करोगे। ऑर्गेनिक करने का कारण एक तो लाइसेंस लो ऑर्गेनिक का पहले जाकर के इनके द्वारा। लाइसेंस लेने के बाद में इनकी ऑर्गेनिक की चेकिंग होगी कि आपके अंदर कितना पेस्टिसाइड है, क्या नहीं है। आपका रिजेक्ट सेलेक्ट इनके हाथ में। जैसे दूध के अंदर आपका फैट नापा जाता है, एसएनएफ सॉलिड नोट फैट नापा जाता है, उसी तरह से ये नाप के आपको, आपकी सोसाइटी के मेंबर हो तो ऑनलाइन आपके पेमेंट आ जाएगा। आप इस बात से खुश हो गए, मेरा अनाज बिक गया। अब राजस्थान की मंडियां खत्म, राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरी खत्म, राजस्थान का पंचायत विभाग खत्म। एक एक आदमी दिल्ली सरकार की कोऑपरेटिव के मार्फत उनसे लिंक हो गया। 300 सुविधाएं आपको दिल्ली सरकार डायरेक्ट देगी। ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर खत्म करके इन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है वो आप याद रखना, क्योंकि मैं एक बिल को बहुत गहराई से पढ़ता हूं और मेरे चैनल पे काफी लोगों ने हमने बैठ के डिस्कशन किया है। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बिल लाऊंगा जिसको आपकी आंखें खोल देगा। आपको यूं लगेगा कि वाकई इतना हो गया क्या।
कोई भी सरकार आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए चाहे कोई गांधी आ जाए, इन्होंने ऐसे कानून, अब जन विश्वास बिल के अंदर देखो कि इन्होंने जन कहां है इसमें। आपने विश्वास कंपनी का उसको बचाया, 183 प्रावधान आपने उनके घटाए, जेल नहीं चले जाए हमारे ये सेठ साहूकार जो है। कौन से उसमें मैक्सिमम जो है वो है इसके हेल्थ से संबंधित, आपकी दवाई दी हुई, किसी को प्रॉब्लम हो गई। तो कहने का मेरा मायना यह है कि हम यदि जागे नहीं, हमने यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं की, हमारे जैसे लोग तो अपने जीवन का मैक्सिमम पार्ट 4 घंटे मुझे पढ़ना भी पड़ता है, आपके बीच में 15-20 मिनट आना भी पड़ता है, अभी ट्विटर पे मेरे को अपलोड करना पड़ेगा, मेरे को यूट्यूब चैनल पे भी इसको अपलोड करना पड़ेगा, लाइव आकर के आपके बीच में। और आपसे मैं सिर्फ इतनी सी फरमाइश कर रहा हूं कि चैनल को भी आप लाइव कर लें या इसको शेयर भी कर लें, लोगों तक तो बात पहुंचाए। वैसे मेरा जो है ये फेसबुक अकाउंट बहुत ही स्लो किया हुआ है, जो मेरे लाखों में जाते थे वहां अभी 500 के बीच में जा रहा है। ये इन्होंने मेरी चाबी कस रखी है, लेकिन मैं भी अपनी जिद का पक्का हूं, बात का पक्का हूं और अपनी बात को रखता रहूंगा। तो आज हमने 2 बिल किए, कल 11:22 पे हम इसी तरह से 3-4 बिल छोटे होंगे तो 4 बिल ले लेता हूं। अभी जो 26 तारीख से जितने भी मेरे फेसबुक लाइव में बिल पड़े हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, संक्षेप में दिए हैं। गूगल में जाकर के उनको बिल का नाम बोला, उनको टच करो और किसी वकील से पूछो कि आखिर क्या किया। आप किसी के पास जाके इन बातों को सोचोगे, क्योंकि मैंने संसद की एक एक लाइन सुनी। 10 साल में जब से चुनाव हारा हूं तब से मैंने संसद का हिस्सा बन के रहा, छाया के रूप में रहा और छाया कैबिनेट के रूप में। मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो इस राजनीति की नखेल डालने के लिए कुछ काम करती है। चुनाव लड़ना पैसा नहीं, हाथ जोड़ना बस का नहीं, शुद्ध बोलने के अंदर सीधे बोलते हैं। अब खतरा नाम एक है कि यूट्यूब चैनल ये सरकार आने के बाद में रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड होने के बाद में हम कुछ बातें नहीं बोल पाएंगे, आपके बीच में कुछ बातें जैसे चैनल नहीं ला पा रहे हैं वैसे ला नहीं पाएंगे। तो हो सकता हो कि हमें जोड़ी डंडे लेकर के और गांव-गांव और गली-गली यात्राएं करनी पड़े। आप सभी इन यात्राओं में सहयोग देना। रोटी हमें एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम का हमारा 70 साल की उम्र में भोजन भी नहीं पचता है। इन सब बातों को लेकर के मैं आपके बीच आ रहा हूं। 1 जून तक हम चलेंगे, 4 जून को परिणाम देखेंगे, फिर थोड़े दिन चिंतन करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे कहां कीलें ठोकी जाती, उस हिसाब से बचेंगे। हो सकता है कहीं इस तरह के कोई कैट कचौड़ी में फंस गए तो आगे का आगे देखा जाएगा। आप सबका आशीर्वाद रहा तो जनता के लिए हम जन विश्वास हमारा यही है। आप इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल 11:22 पर मिलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचे इन बिलों की। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है। गांव-गांव और घर-घर पहुंचा दो कि ये बला किस तरह से आ रही है और आपको कैसे बांध रही है। इसके अंदर आप अपना पूरा ध्यान करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे कल 11 बजे। कल नहीं मिलेंगे, सॉरी, शनिवार और रविवार को छुट्टी रखता हूं, सोमवार को मिलेंगे। हर 5 डे संसद चलती है तो मेरी भी संसद 5 दिन चलती है, सोमवार से गुरुवार तक चलती है। तो सोमवार को हम मिलेंगे किसी न किसी को, और बाकी ट्विटर पे और यूट्यूब पे हम मिलते रहते हैं। आप इसको आगे बढ़ाएं और थैंक यू।